टीएनसी काफ़ी अच्छी कोचिंग है और यहाँ से काफ़ी अच्छे रैंकर्स भी निकलते हैं, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं और इतना सुना है तो कुछ तो होगा इसके अंदर। चाहे अच्छी रैंक हो या खराब रैंक हो, टेस्ट तो देना होता था। इससे पता चलता था कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है। डर तो लगता है, सबको ही लगता है। वहाँ जाने से पहले तो बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है, लेकिन मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं बार-बार यही सोच रही थी कि मुझे टीएनसी का टेस्ट देने जाना है, सिर्फ जगह चेंज हुई है मेरी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ होता है पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का इंटरव्यू बड़ा ही खास होने वाला है। किस प्रकार से सिलेक्शन से नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पहली बार में सिलेक्शन लिया जाता है और ऐसे टॉप रैंकर से हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक ही बार में पहली बार में 6 लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं फिरदौस। थैंक यू सो मच सर। ये सब आपकी वजह से हो पाया है, टीएनसी की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच। और इस समय मुझे आपके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त एक मोटिवेशन और खुशी नजर आ रही है कि आपके देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त खुश है आज फिरदौस। यस सर, खुश तो होना ही है, इतनी अच्छी रैंक आई है। ट्रिपल और टू पहली दो सौ बार में आई बाईस है। यस, पहली बार में आई है। बहुत ही जबरदस्त। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है कि इतने संघर्ष नहीं बोलूंगा, ये तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक लगातार प्री प्लानिंग का यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आया है कि बच्चा यूजी के अंदर ही सोच लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज इनसे जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है और सेकेंड ईयर में बच्चे हैं वो किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं, फिरदौस की तरह ही रैंक ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम फिरदौस है। मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री बीएससी नर्सिंग की डिग्री सफदरजंग हॉस्पिटल से की थी 2023 में। अभी लास्ट ईयर पास आउट हूँ मैं। ओके, और 2023 के हैं और दिल्ली की लड़की है और बहुत ही हाँ, जबरदस्त मेहनत के साथ इस बार सिलेक्शन लिया है। फिरदौस, ये सफर लंबा नहीं कह सकते, ये सफर बहुत ही छोटा सफर मैं कहूंगा। इसमें स्ट्रगल तो मैं नहीं ऐड करूंगा क्योंकि आज स्ट्रगल वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, क्योंकि पहली बार बच्चे 1 साल 2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। पहली बार में सिलेक्शन ले लिया, क्या राज है इसके पीछे, क्या स्ट्रेटजी है, कब से तैयारी कर दी थी आपने शुरू? तो स्टार्टिंग से जब मैंने कोर्स किया था, उसके बाद से जॉब तो सबको ही पानी होती है, तो स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा था कि कोई अच्छी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। फिर जब नॉर्सेट पता चला कि नॉर्सेट होता है, तो फिर तब से ही सोचा था कि नॉर्सेट में जाना है, और थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। ओके, और यहाँ पे सारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि फिरदौस की तरह जो भी बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहे, थर्ड ईयर से ही शुरू कर दे कि भैया थर्ड ईयर से ही प्लानिंग कर लें कि टीएनसी के साथ थर्ड ईयर से चलना है और इस बार पहली बार में 6 लगाना है। बहुत ही जबरदस्त। टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि टीएनसी काफी अच्छी कोचिंग है और यहाँ से काफी अच्छे रैंकर्स भी निकलते हैं, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, और इतना सुना है तो कुछ तो होगा इसके अंदर। पहले सर वो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल फिरदौस, बहुत ही बड़ा निरमा वाला डायलॉग आपने यूज किया कि चलो टीएनसी को पहले बहुत सुना है नाम इसका, तो कहीं ना कहीं एक बार कुछ तो अच्छा ही होगी। तो इतने रैंकर्स निकलते हैं, तो क्यों नहीं मैं एक बार इसको यूज कर लेता हूं? अभी तो हमारे पास समय भी है। तो पहली बार में फिरदौस ने टीएनसी का साथ ज्वाइन किया और टीएनसी के साथ लगातार कोर्स के साथ आगे बढ़ी। टीएनसी के साथ आपने टेस्ट सीरीज, वीडियो एमसीक्यू तो सारी चीजें लेके आप आगे बढ़ रहे थे। तो टीएनसी के अंदर सबसे पहले क्या प्लानिंग की कि अब मैं टीएनसी के अंदर तो ज्वाइन तो कर लिया, किस प्रकार से मेहनत करना शुरू किया आपने? सर, जब मैंने लिया था तो मैंने ये सोचा था कि जितने भी टेस्ट वो डालते हैं, मैक्सिमम टेस्ट अटेंड करने हैं इसके। तो आप 4 टेस्ट डालते थे, तो उसमें से 3 या 2 तो पक्का करने ही होते थे। और उसके बाद मैं उनको एनालाइज करती थी कि क्या मिस्टेक्स हैं। और जो वीडियो थी, उन वीडियोस को भी देखती थी रेगुलरली, कि उसमें उसमें सर मॉस भी और सर क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहते थे, तो उससे भी काफी हेल्प होती थी। और बिल्कुल। सर यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं आपकी, तो फिर वहां से भी मैं देखती रहती थी। सर मॉस भी सॉल्व करवाते थे, तो वो भी मैं करती रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है। वीडियो एमसीक्यू बेच के अंदर हमने मॉसबी का सॉल्यूशन, हमने पहले ही उस बेच के अंदर बोल दिया था कि हम मॉसबी का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, तो इस बेच में हम इसको सिमुलेट नहीं करेंगे, आप वहां से कंटिन्यू कीजिए। और दूसरी बात, आपने वीडियो कंटिन्यूअसली किए और टेस्ट के लगातार आपने टेस्ट दिए। अब दो चीजें आ जाती है, एक होता है ना कि समय, बहुत सारे बच्चे पहली बार में परवाह नहीं करते, उनको लगता है कि ठोकरों के बाद अकल आती है,
कि यार ये करना चाहिए। तो ये नहीं होता कि आप यार आज टेस्ट छोड़ देते हैं, कल दे लेंगे, आज नहीं दिया तो चलेगा। ये सारी चीज़ें मन में नहीं आती थी? नहीं सर, चाहे अच्छी रैंक हो या खराब रैंक हो, टेस्ट तो देना होता था। इससे पता चलता था कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है। और मैं जब बैठती थी तो मैं सोचती थी कि जैसे मैं नॉर्थ का एग्जाम दे रही हूँ, अगर इसमें अच्छी रैंक आ गई तो नॉर्थ में भी अच्छी आएगी। तो इसी हिसाब से मैं डेली टेस्ट देती थी, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, टेस्ट तो देना ही देना है, और हमेशा टेस्ट देके ही अपनी रैंक को फिक्स किया जा सकता है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि फिरदौस से सबसे पहली शुरुआत होती है, तो शुरुआत कौन सी रैंक के साथ हुई थी आपकी? तो मेरी 12,000 आई थी, काफी ज्यादा आई थी। बड़ी खराब रैंक है। ये जब नाम सुनते हैं ना तो बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यार फिरदौस ये बताओ कि फिर ऐसा नहीं लगा कि 12,000 रैंक है, मैंने तो 4 साल में क्या ही पढ़ा है। यस, लग रहा था उस टाइम तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई, तो फिर कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद फिर डेली टेस्ट देने से इम्प्रूवमेंट आई, फिर आ जाते थे 100 के अप्रॉक्स आ जाते थे लास्ट तक। ओके, कभी टॉप 30 में आए हैं? सर हाँ, एक बार आई थी, एक बार आई थी सर। ऐसा नहीं लगता था रोजाना एग्जाम कि यार मेरा नाम भी टॉप 30 में आ जाए? सर लगता था। उसी के लिए तो डेली टेस्ट देती थी कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। तो एक बार आया था। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। जो टॉप 30 में आता है उनका हर बच्चे का एक सपना रहता है कि मैं सबसे ज्यादा टॉप नंबर लेके आऊं और टॉप 30 में आऊं, और वो कोशिश करता है। और आपकी रैंक हमेशा 100 से 200 के बीच में रहती थी, और वही रैंक आपको नॉर्थ सेट में मिली है। यानी सिमिलर रहा है टीएनसी का और इसका एक्सपीरियंस। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ। टीएनसी के अंदर आप पेपर दे रहे थे, वीडियो एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देख रहे थे, तो वीडियो एमसीक्यू सॉल्यूशन कैसे लगे? सर काफी अच्छे थे, उसमें सॉल्व कराने पे हमारी थ्योरी भी क्लियर होती जाती थी। सर पूरा एक्सप्लेन करते थे, तो आसपास के क्वेश्चंस जो थे वो भी समझ में आते थे कि इसे किस तरीके से और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो एक काफी बच्चे अच्छे थे वो। एक मैं पेपर लेके बैठा हूँ और पूरे पेपर में बच्चों के क्वेश्चंस लेके बैठा हूँ। मैं यही बच्चों से मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन लिए, यूट्यूब से मैंने कमेंट से सारे क्वेश्चंस लिए। बच्चे बोलते हैं कि टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बैच एंड जो वीडियो सॉल्यूशंस होता है उससे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी क्या? सर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो उसी से की थी। मतलब पहले मेरे पास थ्योरी थी, लेकिन उससे काफी अच्छे से पता चल रहा था कि हमारी थ्योरी कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। तो हो जानी चाहिए। ओके, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हम पता नहीं हम उन टॉपर्स के पास 24 घंटे ही होते हैं, टॉपर्स के पास 48 आवर्स दिन में तो नहीं होते, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये बच्चे ने कमेंट किया है, मैं यहाँ से पढ़ के ही कमेंट लेके आ रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं कि सर हम पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ ये कमेंट। सर हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी समय नहीं रहता है। टॉपर्स के पास क्या 48 आवर्स होते हैं? उनसे पूछा जाए कि 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं? सर मेरा टाइम टेबल तो ऐसा था कि मैं मॉर्निंग में उठती थी 9 बजे, और 3 से 4 घंटे मैं थ्योरी लगाती थी। फिर पूरे दिन में जो क्वेश्चंस होते थे टेस्ट सीरीज वो करती थी, और उसमें जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनके मैं थ्योरीज देखती थी, रेस्टल देखती थी, और उनको एक नोटबुक पे लिखती थी। मिस्टेक बुक करके मैंने बनाया था। तो उसमें 1 लाइन के फॉर्म में मैं सारे क्वेश्चन जो गलत होते थे उनको नोट डाउन करती थी। तो इससे काफी हेल्प हुई है। और पढ़ना तो मैं 10 से 12 घंटे तो पढ़ती ही थी ओके, दस डेली से के। बारह घंटे देखो ये जो बच्चे इस समय इसे क्वेश्चन पूछे उसको जवाब मिल चुका है भाई। पढ़ना तो पड़ेगा, 24 घंटे ही सबके पास है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, एक स्लॉट में बांटना पड़ता है, स्लॉट के अकॉर्डिंग थ्योरी का अलग टाइम निकालना होता है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम अलग निकालना पड़ता है, और खुद से लिखना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीजें होती है। मैं और लेके आया हूँ, हाउ टू अवॉइड माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। तो माइनस मार्किंग के लिए वही जो मैंने मिस्टेक बुक बनाई थी, उस वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि उससे जो एक क्वेश्चन, एक बार जो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते थे वो रिपीट नहीं होते थे। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात, अगर आप रेगुलरली टेस्ट देंगे तो आपकी माइनस मार्किंग वैसे ही कम खत्म हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं माइनस मार्किंग के लिए। रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस करना है और लगातार एनालिसिस करते रहना है, तो माइनस मार्किंग चीजें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, या बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे पढ़ के भी हंसी आती है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। मैं मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इतने सारे टॉपर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि हर टॉपर से नई नई चीजें निकल के आए, और फिरदौस से पूछना चाहता हूँ,
डर नहीं लगता था कि यार पहली बार एग्जाम है और पहली बार में ही निकाल लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 2-2 साल 3-3 साल तक मेहनत करते हैं, क्या मैं भी उनमें शामिल हो तो नहीं जाऊंगी? पहली पहली बार एग्जाम दे रही हूँ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बार बार एंजाइटी, बच्चे ने लिखा है यही, सर मैं हर बार मेहनत तो बहुत करता हूँ, टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में जाता हूँ तो मेरी एंजाइटी का लेवल कुछ और ही हो जाता है और मैं आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाता हूँ। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर डर तो लगता है, सबको ही लगता है, वहां जाने से पहले तो बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, लेकिन मैं मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं बार बार यही सोच रही थी कि मुझे टीएनसी का टेस्ट देने जाना है, सिर्फ जगह चेंज हुई है मेरी, तो वहां जाके बस टेस्ट ही देना है और कुछ नहीं देखना, और जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको आराम से पढ़ना था, वैसे भी टेस्ट से पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से अटेंड करना है क्वेश्चंस को, तो उससे काफी ज्यादा एंजाइटी कम हुई थी मेरी। अटेंडिंग का तरीका आपको पता लग जाता है, अटेंडिंग हमेशा जिस प्रकार से अटेंड करते हैं तो पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है। पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें किस प्रकार से करना है, इजी आता है तो किस प्रकार से करना है, कितने माइनस मार्किंग, ये सारे एक्सपीरियंस का खेल है। और बहुत सारी, अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के बारे में और सारी चीजें, थोड़ा टीएनसी के बारे में भी जानना जरूरी है, बच्चों को पता लगना जरूरी है कि वो टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहेंगे। टीएनसी के अंदर आपको पहले से एक जो टॉपिक वाइज पेपर करवाते हैं, सब्जेक्ट वाइज पेपर करवाते हैं, प्रोसीजर बेस्ड, और हमने खुद ने 20 एनक्लेक्स में से एक खुद की एनक्लेक्स बना ली है, खुद से क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। तो नए नए क्वेश्चंस हम रोजाना बनाते हैं, नई नई चीजें हमेशा लेके आते हैं, प्रोसीजर बेस्ड सारे क्वेश्चन बना ले। अब मैंने आपको बता दिया था कि भाई आज इस प्रोसीजर का ईटी पे आपका एग्जाम होने वाला है, आज ईटी इंट्यूबेशन पे पेपर होने वाला है, और उसके बाद भी आप पेपर देते थे और ऐसे क्वेश्चन निकल के आते थे कि गलतियां होती थी, बहुत ही ज्यादा माइनस मार्किंग होती थी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आते हो? सर लगता है उसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने पेशेंट ऐसा आया है, तो आप कैसे डील करोगे पेशेंट के साथ। तो वो काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते थे, और वही क्वेश्चंस अटेंड करो तो आपके प्रोसीजर भी क्लियर हो जाते थे, कि कहीं भी कुछ गलती की गुंजाइश नहीं बचती थी। बिल्कुल, और हर एक एक लाइन से क्वेश्चंस बना लेते हैं, और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये टॉपर्स एक ही बार में सफलता हासिल कर ली है और एक ही बार में ये सारी चीजें हो रही है। एग्जाम हॉल के दौरान 18 मिनट्स 20 एमसीक्यू, 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, कैसे मैनेज किया? सर मेरे तो 5-6 मिनट पहले ही सारे क्वेश्चंस हो जाते थे, तो ये सर टाइम मैनेजमेंट तो टीएनसी से ही आया है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो होते थे तो इतनी बार प्रैक्टिस कर रखे थे, तो वो पहले ही हो जाते थे, टाइम से पहले ही सॉल्व हो जाते थे, मेरे पास तो बच भी 18 रहते मिनट में काफी 20 टाइम दोबारा एमसीक्यू का रिवीजन के कमाल जो लिए। आपने करके दिखाया, बहुत ही जबरदस्त कमाल है। और सच में ये प्रैक्टिस से ही आता है। कोई भी क्रिकेट कितना भी, मैं बोल रहा हूँ ना, कितना भी अच्छा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा क्रिकेट, उसमें निखार नहीं आएगा। वैसा का वैसा हाल नर्सिंग में कॉम्पिटेटिव का है। कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा परफेक्टनेस। अब मैं थोड़े क्वेश्चन ऐसे ला रहा हूँ जो डिफिकल्ट लेवल के हैं, और थोड़े से आपको दिमाग, आपको बिल्कुल ऐसे बच्चों को क्वेश्चन निकाले, मैं खुद चौंक रहा हूँ उनसे क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि सर मैं तो चाहता हूं कि मैं फिरदौस की तरफ पहले ही बार में रैंक निकाल लूं, तो फिरदौस से पूछो कि भाई मैं कैसे प्लानिंग करूं। मैं थर्ड ईयर के बच्चे के, मान लो कि ये क्वेश्चन है कि मैं क्या प्लानिंग करूं कि मेरे पहली बार में रैंक निकल जाए। सर पहली बात तो अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं, तो आप सबसे पहले उस ईयर के सब्जेक्ट को क्लियर करते रहिए, और जब आपके पास, और साथ में जो पिछले ईयर्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर जैसे आपका एग्जाम पास आने वाला होगा, तो आप वही टीएनसी की टेस्ट देते रहिए, या फिर मतलब जो आपके थ्योरीज वगैरह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। और टेस्ट तो रेगुलरली देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या खराब हो, मतलब डेली टेस्ट अटेंड करना है, बस एक बच्चे का यही कमेंट ले है। लेता हूँ, बहुत ही जबरदस्त कमेंट है और मुझे पसंद आया ये कमेंट, कि सर मैं थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ, थ्योरी मेरी इस समय पूरी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? थ्योरी को ही बार बार रिवाइज करूं या एमसीक्यू पे फोकस ज्यादा करूं? मुझे टॉपर से पूछ के बताया जाए कि मैं दोनों का रेशियो किस प्रकार से रखूं, ज्यादा थ्योरी पढ़ता रहूं या ज्यादा एमसीक्यू पढ़ता रहूं? अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो 20-80 का रेशियो होना चाहिए, 20 थ्योरी की रिवीजन होता रहे, कहीं भूल ना जाए थ्योरी, और एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि जो हमने पढ़ा हो थ्योरी में उसको एनालाइज कर सके,
कि हमें कितनी थ्योरी आई है और कौन सा पार्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है जो जाके हमें रिपीट करना चाहिए। तो 20 हमें थ्योरी को देना चाहिए और 80% हमें एमसीक्यूज को देना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ओके, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। ये तो मेरा ही बात आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है कि 20% थ्योरी पे पार्ट फोकस करना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपर बता रहा है। मैं आज ऐसा मत बोल देना कि बहुत ज्यादा मैं तो एक्सपीरियंस इन टॉपर्स के एक्सपीरियंस से ही आपको शेयर करता हूँ। तो टॉपर बता रहा है कि 20% थ्योरी पे फोकस और 80% एमसीक्यू पे फोकस करने से ही इतनी बड़ा रैंक और पहली बार में रैंक हासिल किया जा सकता है। एग्जाम हॉल से बार आए। इस बार पैटर्न थोड़ा सा क्या है कि आपने पुराने पेपर नहीं दिए इसलिए आपको पता नहीं होगा। इस बार एम्स ने पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न भी चेंज किया है और मैं तो बोलूंगा कि एम्स शायद गलती से भूल गया था कि पेपर शायद उल्टे सुल्टे रख लिए। पहला पेपर जो प्रीलिम्स था वो मेंस का होना चाहिए था, और जो मेंस का पेपर था वो प्रीलिम्स का होना चाहिए था। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा था? सर मुझे प्रीलिम्स देके लग रहा था कि मैं नहीं निकल पाऊंगी, वो काफी ज्यादा टफ लग रहा था। लेकिन मतलब मुझे लग रहा था कि मैं करके तो अच्छे क्वेश्चंस आई हूँ, पता नहीं तो एम्स क्वेश्चंस बनाते ही अलग लेवल के हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन उसमें 98% आई थी, तो काफी अच्छे आए थे स्कोर। और मेंस का मेंस पेपर। के अंदर मैंने, हाँ मेंस के अंदर फिर मेंस के क्वेश्चंस काफी इजी आए थे, मतलब वन लाइनर थे और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफी लॉन्ग आएंगे। तो वन लाइनर थे तो वो तो काफी ज्यादा आसान लग रहे थे। वो आसान हो गए थे और बहुत ही जबरदस्त। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, एग्जाम हॉल में कितने, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस किए थे और कितने राइट कितने रॉन्ग, मेंस के अंदर कितने किए थे, कितने राइट कितने रॉन्ग? प्रीलिम्स में मैंने 74 किए थे और उसमें मेरे शायद 15 के अप्रोक्सीमेटली रॉन्ग गए थे, 20 के अप्रोक्स रॉन्ग गए थे। और जो मेंस था उसमें मैंने 88 किए थे और उसमें 15 रॉन्ग गए थे मेरे। एक चीज पे और पूछना चाहता हूँ, और ये बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन है कि सर प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग ज्यादा हुई तो मेंस में कहाँ से हिम्मत आ गई कि यार 88 कर लिया जाए? सर उसके अंदर एक तो वो क्वेश्चंस मतलब पढ़े हुए सारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये पढ़ रखा है। ऑफ कोर्स सर टीएनपी सीरीज में ही पढ़ा होगा मैंने, क्योंकि मैं वही देती थी। तो वहां से मतलब काफी इजी क्वेश्चंस लग रहे थे, इसलिए मैंने सारे अटेंड कर लिए थे उसके अंदर जितने भी आ रहे थे क्वेश्चन। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि ये 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, तीसरे दिन तो मेरे से 10 घंटे बैठा ही नहीं जाता। तो उनके जवाब भी आप जरूर दें। सर ये कैसे प्रायोरिटी होती है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है? सर आपको टारगेट लेके रखना होता है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। अगर आपको मतलब एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब करना है तो फिर तो हार्ड वर्क तो करना होगा। आप 2 दिन पढ़ के नहीं निकाल सकते, तो आपको कंसिस्टेंसी यही सोच के मेंटेन करनी होगी। और साथ में पेरेंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं आपके रिजल्ट सुन के। तो ये भी एक तरीके से मोटिवेशन फैक्टर होता है। ओके, घर वालों का कैसा साथ रहा? घर वाले एक गर्ल्स के लिए रहता है कि बेटा चल आजा आज, मम्मी तो ये स्पेशली मुझे पता है मम्मियों का ये खेल होता है। लड़कों के लिए थोड़ा सा ये रहता है, सामने मम्मी बैठे हुए हो तो उनको भी मेरी तरफ से माफ करना, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन मम्मी का ये खेल रहता है कि चल बेटा आजा शाम को खाना बना लेते हैं, चल बेटा आजा सुबह का थोड़ा तो फ्री बैठी है तो थोड़ा हाथ बढ़ा दे, घर के साफ सफाई भी कर लेते हैं। तो घर का सपोर्ट क्या था कि जो टॉपर जब पढ़ता था तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी क्या क्या सपोर्ट रहता है परिवार वालों का? सर मम्मी पापा दोनों ने काफी सपोर्ट किया है, दोनों में से कोई मुझे हिलने नहीं देता था काम के लिए। मतलब बैठी है तो मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। घर से सब लोग निकल जाते थे बाहर, दूसरे रूम में चले जाते थे अगर मैं पढ़ रही होती थी। और मम्मी तो बिल्कुल काम के लिए कुछ बोलती ही नहीं थी, वो खुद कर लेती थी, लेकिन मुझे नहीं बताती कि हाँ ये कुछ काम करना है, इसे करना है। तो वो खुद ही कुछ कर लेती थी अपने आप। वो इसलिए नहीं बोलते थे कि अभी फिरदौस बोले कि पहली बार ही तो पढ़ रही हूँ, पढ़ने दो ना थोड़ा, इस बार अगली बार पढ़, थोड़ी 2-3 बार फेल हुई हो, मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, 100% देना चाहिए। और उस समय मम्मी और पापा ने बहुत ही सपोर्ट किया है। और बिल्कुल मैं यहाँ से इस टीएनसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने पूरे परिवार को। कि बिल्कुल एक बच्चे को सबसे ज्यादा, अगर कोई इस पेरेंट्स को इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे को फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब फैमिली सपोर्ट होता है तो आधी से ज्यादा एंजाइटी खत्म हो जाती है और बहुत सारी चीजें। अब मैं एक सवाल और पूछता हूँ। अभी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसा मन में नहीं आया कि चल यार फिरदौस
चलते हैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। सर नहीं, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकली थी। मैंने अपना बैचलर्स भी वहीं से कंप्लीट किया था, सफदरजंग से। तो मुझे लग रहा था सीधा मतलब किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही जाना है। तो मुझे प्राइवेट बीच का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने प्राइवेट ज्वाइन ही नहीं किया। और बिल्कुल, पापा ये ने भी ज्वाइन करने से मना बहुत ही कर दिया। समझदारी वाली बात होती है। और यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं जो बहुत सारे रास्ते भटक जाते हैं, और वो ये क्या करते हैं कि चलो यार प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, 10-20 हजार की नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद फिरदौस ने तो सोच लिया भाई अपन को तो जिस इंस्टीट्यूट से किया है वैसे के वैसे इंस्टीट्यूट में ही जाना है, मुझे तो सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चाहिए। अब बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी बुक्स फिरदौस पढ़ती थी जो कि सफलता में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही है? फिर मैंने पीआर की थी और टारगेट हाई की थी और सॉन्डर्स की थी। सॉन्डर्स तो पूरी साउंडर्स में नहीं हो दो पाई बुकें थी। हैं, मॉसबी और साउंडर। ये जो वैसे तो साउंडर्स की ऐसे एनक्लेक्स की बुकें देखे जाए तो मार्केट के अंदर भरमार पड़ा है, लेकिन दो बुकों का ज्यादा प्रचलन है, साउंडर्स और मॉसबी। तो दोनों में से बेस्ट आपने कौन सी चूज की? तो मैंने सॉन्डर्स ली थी। ओके, सॉन्डर्स साउंडर्स की थी। थ्योरी के लिए आपने चूज की थी। यस सर। ओके, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। आपने बुक्स को भी अच्छे से सिलेक्ट किया, और जो नॉर्मल बुक के साथ। अब एक चीज और है, सोशल मीडिया का जमाना है। चलो मम्मी से तो आप बच गए, मम्मी से तो आपने बचाव कर लिया। सोशल मीडिया, फोन जब हाथ में रहता है तो बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में, देखते 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 रील आ जाती है। और रील एक बार आ गई तो फिर भाई साहब हटने का नाम नहीं लेती है। तो रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने मन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। कैसे प्रिवेंट किया अपने आप को? तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चलाती थी, तो वो भी मैंने अनस्टॉल कर दिया जैसे ही मुझे लग रहा था कि हाँ अब इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस दिन तुरंत ही अनस्टॉल कर दिया और सोचा तभी इंस्टॉल करना है जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट ही इंस्टॉल कर लिया था। यार एक चीज तो मुझे सिमिलरिटीज निकल के आ रही है। मैं सारे टॉपर से एक क्वेश्चन पूछना भूलता नहीं हूँ, और मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ कि सारे टॉपर्स एक लाइन बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पूरा ही डिलीट मार दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, और बिल्कुल मैं वहां से बिल्कुल नाता ही तोड़ दिया था, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली चल रही थी। अब एक चीज और जो कि थोड़ा सा, बहुत लोगों को ये सवाल खराब भी लगेगा लेकिन पूछना तो जरूरी बनता है। ये सवाल ये है कि जब यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये लाइव, जो लाइव चलते हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके सामने चलते हैं। अब आप टीएनसी पे एडवांस सीरीज देख रही हैं, एडवांस सीरीज खत्म होते ही देखते थे कि नीचे में कुछ और अलग से कुछ नजर आ रहा है, तो मन नहीं करता कि चलो आज ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, लाइव में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, मैराथन देख लेते हैं। नहीं सर, वो जब एक बार एडवांस सीरीज, वैसे भी सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था एडवांस सीरीज में। तो उसको देखने के बाद बाकी चीजें समझ में नहीं आती थी, वो अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने बाकी चीजें नहीं देखी है, सिर्फ वही एडवांस सीरीज देखती थी, इसके अलावा कुछ और नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सारी बातें, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन जो उठाए हैं वो आपने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शानदार, बहुत यूनिक आंसर थे आपके, और बहुत ही अच्छा लगा। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपने अपने बहुत मेहनत के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीएनसी के माध्यम से, मैं आपको, आपके पूरे के पूरे परिवार को, स्पेशली मदर फादर को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, और साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जहां से आपने सफदरगंज से आपने पास आउट किया है वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।